जरा सोचिए, अगर क्रिकेट का खेल बिना किसी नियम कानून के खेला जाए तो क्या होगा। कोई अंपायर नहीं, कोई बाउंड्री नहीं, कोई आउट नहीं, बस केओस ही होगा, है ना। चुनाव भी लोकतंत्र का कुछ ऐसा ही एक खेल है, और इसका नतीजा पूरी तरह इस बात पर टिका होता है कि खेल के नियम आखिर हैं क्या। तो चलिए आज चुनाव के इन्हीं नियमों की परतें खोलते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि चुनाव के नियम नतीजों को कैसे बदल सकते हैं। फिर 1994 के चुनाव की एक बहुत ही मजेदार पहेली सुलझाएंगे। इसके बाद वोट गिनने के दो बड़े तरीकों को समझेंगे, और आखिर में बात करेंगे कि भारत में कौन सा सिस्टम है और उसमें सुधार की क्या गुंजाइश है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस बुनियादी रिश्ते की जो चुनावी नियमों और लोकतंत्र के नतीजों के बीच में होता है। चुनाव को अक्सर लोकतंत्र का त्योहार कहा जाता है, और ये कार्टून देखिए बिल्कुल वही बात दिखा रहा है। ये एक जश्न है, एक मेला है, पर इस पूरे जश्न के पीछे कुछ ऐसे नियम काम कर रहे होते हैं जो चुपचाप ये तय कर देते हैं कि सत्ता की कुर्सी पर असल में बैठेगा कौन। त्योहार का मजा अपनी जगह है, पर असली खेल तो नियमों का ही है। और यहीं पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या हम जो सिस्टम इस्तेमाल करते हैं वो हमेशा जनता की आवाज को सही सही सरकार तक पहुंचा पाता है? क्या ये नियम हमेशा सही टीम को ही जिताते हैं? इस सवाल को बेहतर ढंग से समझने के लिए चलिए आपको इतिहास में ले चलते हैं। देखते हैं भारतीय राजनीति की एक ऐसी चुनावी पहेली जो आज भी सोचने पर मजबूर कर देती है। साल था 1984। देश में लोकसभा चुनाव हुए और कांग्रेस पार्टी ने 543 में से 415 सीटें जीतकर इतिहास रच दिया। मतलब एक ऐसी जीत जो शायद किसी पार्टी को दोबारा नहीं मिली। अखबार की सुर्खियां तो यही कह रही थीं, जबरदस्त जीत। पर क्या आंकड़े भी यही कहानी सुनाते हैं? अब जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। कहानी में यहीं पर एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। कांग्रेस को वोट मिले थे 48%, यानी देश के आधे से भी कम लोगों ने उन्हें वोट दिया था। लेकिन संसद में उन्हें सीटें कितनी मिली? 76% से भी ज्यादा। और दूसरी तरफ देखिए, बीजेपी को 7.4% वोट मिले, जो कोई छोटा नंबर नहीं है, पर सीटें मिली सिर्फ 2। ये कैसा हिसाब है भला? इसे और साफ साफ शब्दों में समझते हैं। देश के लगभग आधे वोटर्स ने कांग्रेस को चुना, लेकिन संसद में उन्हें 80% के करीब ताकत मिल गई। ये गणित कुछ अजीब नहीं लग रहा? तो सवाल फिर वही है कि आखिर ये हुआ कैसे? क्या वोटों की गिनती में कोई धांधली हुई थी, या फिर ये उस खेल के नियम का ही नतीजा है जिसके बारे में हम शायद ठीक से जानते ही नहीं? तो इस पहेली का जवाब है हमारे लोकसभा चुनावों का नियम। इस सिस्टम का नाम है फर्स्ट पास द पोस्ट। आसान भाषा में कहें तो जो सबसे आगे निकला वही सिकंदर। इसका मतलब बड़ा सीधा है। जीतने के लिए आपको 50% से ज्यादा वोट नहीं चाहिए। नहीं, आपको बस अपनी सीट पर बाकी सभी उम्मीदवारों से सिर्फ एक वोट ज्यादा लाना है। मान लीजिए एक रेस में 10 लोग दौड़ रहे हैं और आपको मिले 20% वोट, पर बाकी सबको 19% या उससे कम, तो भी जीत आपकी ही है। तो हर सीट एक रेस की तरह है। जो भी उम्मीदवार फिनिशिंग लाइन पहले पार कर लेता है वो जीत जाता है, और जो वोट बाकी उम्मीदवारों को मिले वो सारे के सारे एक तरह से जाया हो जाते हैं। उस सीट के लिए उनका कोई मतलब नहीं रहता। और 1994 में बिल्कुल यही हुआ। कांग्रेस कई सीटों पर थोड़े थोड़े अंतर से जीत गई, और विपक्ष के वोट आपस में ही बंट गए, जिससे उनके वोट बेकार हो गए। तो क्या चुनाव कराने का कोई और तरीका भी है? जी बिल्कुल है। चलिए एक दूसरे सिस्टम को देखते हैं, जिसका नाम है समानुपातिक प्रतिनिधित्व। जरा सोच कर देखिए, क्या होता अगर खेल के नियम ही अलग होते? इसका सिद्धांत बहुत सिंपल है। जितने प्रतिशत वोट उतने प्रतिशत सीटें। एकदम सीधी बात। अगर किसी पार्टी को पूरे देश में 10% वोट मिले हैं तो संसद में भी उसे 10% सीटें मिलेंगी। यहां हर एक वोट की गिनती होती है। इस सिस्टम में आप किसी एक कैंडिडेट को नहीं बल्कि पूरी पार्टी को वोट देते हैं। फिर पार्टियों को उनके टोटल वोट शेयर के हिसाब से सीटें बांट दी जाती हैं। अगर 1984 में भारत में ये वाला सिस्टम होता ना, तो 7.4% वोट पाने वाली बीजेपी को सिर्फ 2 नहीं बल्कि करीब करीब 40 सीटें मिलती। तो यहां पर दोनों सिस्टम आमने सामने हैं। एफटीपीपी में हर सीट पर एक ही विजेता होता है और बाकी सबके वोट बेकार हो जाते हैं, जिससे वोटों और सीटों में भारी अंतर आ सकता है। वहीं दूसरी तरफ पीआर सिस्टम में हर वोट का महत्व होता है और नतीजा ज्यादातर वोटिंग पैटर्न को ही दिखाता है। तो अब मन में ये सवाल आ रहा होगा कि भारत के लिए कौन सा सिस्टम बेहतर है। और मजे की बात यह है कि हमारे संविधान बनाने वालों ने दोनों का एक मिक्सचर तैयार किया था, और सबसे अच्छे सिस्टम को लेकर यह बहस आज भी जारी है। जी हां, ये बहुत दिलचस्प है। हमारे देश में लोकसभा यानी हाउस ऑफ द पीपल के लिए जो सबसे आगे वही जीते वाला सिस्टम है।
लेकिन जो राज्यसभा है यानी काउंसिल ऑफ स्टेट्स, उसके लिए समानुपातिक प्रतिनिधित्व का एक अलग और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स तरीका अपनाया गया है। ये सुनने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, पर इसे ऐसे समझिए कि आप सिर्फ अपने पसंदीदा उम्मीदवार को वोट नहीं देते, बल्कि आप अपनी पहली, दूसरी और तीसरी पसंद बताते हैं। फिर एक खास फॉर्मूले से ये पक्का किया जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की पसंद का सम्मान हो और छोटे समूहों को भी प्रतिनिधित्व मिल सके। तो जिस सिस्टम से हम दशकों से चुनाव कराते आ रहे हैं, क्या वो आज के भारत के लिए सबसे बेस्ट है? ये बहस सिर्फ किताबों में नहीं है, बल्कि ये हमारे लोकतंत्र के भविष्य की दिशा तय करने वाली एक बहुत ही जरूरी बातचीत है। सुधार के लिए सुझावों की एक लंबी लिस्ट है। कुछ का मानना है कि हमें 1984 जैसी गड़बड़ियों से बचने के लिए पीआर सिस्टम अपनाना चाहिए। कुछ लोग महिलाओं के लिए आरक्षण की बात करते हैं। चुनाव में पैसे के बढ़ते इस्तेमाल पर रोक लगाने की बात होती है और राजनीति को अपराधियों से मुक्त करने की भी बात होती है। तो असली सवाल यही है जिसके साथ हम आपको छोड़े जा रहे हैं। एक बेहतर और मजबूत लोकतंत्र बनाने के लिए हमें अपने चुनावी खेल के नियमों को कैसा बनाना चाहिए, क्योंकि ये नियम ही तय करेंगे कि आने वाले कल का भारत कैसा होगा।